गोविंद पारिक में भेषज जो कल्पना है, भेषज कल्पना में 296 पेज से 296 इसमें पहला बोला गया किशोर गुगलू। किशोर गुगलू में मुख्य घटक हमारा त्रिफला है। नेक्स्ट सिंहनाथ गुगलू वटी ऐसे करके लिखा, तो इसका मुख्य घटक है एरंड तेल। तो ये सिंहनाथ गुगलू किसकी ड्रग है? हमारे आमवात की। हाईलाइट किया आपने, सिंहनाथ गुगलू का अच्छा इफेक्ट है आमवात में, क्योंकि उसका मुख्य घटक क्या? एरंड तेल है। नेक्स्ट सौभाग्य शुंठी पाक में, तो मुख्य घटक उसमें शुंठी चूर्ण है। भेषज रत्नावली ने बोला सूतिका रोगों में, ठीक है। करता क्या है? स्तन दाढ़्य करम परम सौभाग्य जन्म स्त्री नाम। फिर मूसली पाक ये वाजी कारक बताया है। हरिद्रा खंड हमारा शीत पित्त या उदर्द हो उसको देने को बोला है भेषज रत्नावली के अकॉर्डिंग। नारिकेल खंड शूल में बोला है। सौवर्चल लवण को एक प्रकार का लवण कल्प ही बोला है। अपामार्ग क्षार विशेषतः श्वास रोग नाशक। स्नूही क्षार को विसूची का नाशक। क्षार सूत्र हाईलाइट करना आप। क्षार सूत्र चक्रदत्त ने विस्तृत वर्णन किया, हाईलाइट करना। आचार्य जो चरक है और सुश्रुत दोनों में रेफरेंस मिलता है क्षार सूत्र का, मतलब नाम आया है क्षार सूत्र का, लेकिन कैसे बनाना है वो उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, तो ना चरक में ना सुश्रुत में ना वाग्भट में ऐसा। लेकिन प्रथम बार जो है वो चक्रपाणी है जो उन्होंने उसको बताया है कि कैसे वो मतलब किस किस द्रव्य से मिलके बना होगा और किस में यूज करना है, ऐसा उन्होंने बोला। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे स्नेह पाक हेतु, एक पॉइंट छोड़ के लिखा है स्नेह पाक हेतु। कल्क देखना, कल्क स्नेह और क्वाथ का रेशो यहाँ पे बताया। कल्क 1 भाग, उससे 4 गुना स्नेह होना चाहिए और स्नेह से 16 गुना जो है वो हमारा यानी 4 गुना होना चाहिए क्वाथ, स्नेह से 4 गुना होना चाहिए। तो 4 गुना जब स्नेह खुद है तो उसका 4 गुना मतलब 16 टाइम्स होगा, तो 1:4:16 हमारा जो है वो स्नेह पाक जब आप कर रहे हो इतना होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा राइट पेज पे देखना 297 पे, यहाँ पे लिखा है स्नेह साधन के लिए दिन मर्यादा कितनी। तो दुग्ध से अगर आप स्नेह सिद्ध कर रहे हो तो 2 रात्रि, स्वरस से कर रहे हो तो 3 रात्रि, तक्र दधि गौमूत्र में 5 रात्रि है, मूल या लताओं में 12 दिन, धान्य मास रस में 1, ये हम लिखवा चुके हैं आपको। नेक्स्ट यहाँ पे स्नेह पाक के प्रकार बोले हैं, चरक के अनुसार 3 लिख लीजिए। 3 पाक होते हैं, मृदु, मध्यम और खर पाक होता है, ठीक है। मृदु पाक में क्या होगा? निर्यास सदृश्य कल्क, कल्क कैसा? जैसा निर्यास होता है वैसा। मध्यम में संयाव सदृश्य होगा और वर्ती बनाओगे आप तो वर्ती बन जाएगी, और वो दरवी जो आप जिस भी बर्तन से उसको चला रहे हैं, जो अवलेह है आपका या सॉरी स्नेह पाक है, उसको आप जब हम हिलाते तो है ना कोई बर्तन में, जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ आप बना रहे हो घर पे भी कुछ, तो उसको चलाना तो होता है ना, तो दरवी से चिपकता नहीं है। खर पाक में क्या? वर्ती बनाओगे तो वो टूट जाती है, ठीक है। तो 3 पाक है, मृदु, मध्यम और खर पाक। शारंगधर के अकॉर्डिंग भी 3 है, मृदु, मध्यम और खर, लेकिन लक्षण उन्होंने अलग बोलेगे। ईशत स रस कल्कास्तु, यानी कल्क में क्या है? अभी लिक्विड रस जो है वो बचा हुआ है, यानी जो वाटर का अमाउंट है वो है ईशत। मध्यम में क्या होगा? कल्क नीरस कोमले, जो कल्क है उसमें पानी की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अभी भी कोमल है। खर में क्या होगा? कल्क ईशत कठिन हो जाता है, ठीक है। फिर प्रयोग बताया, एक पॉइंट छोड़ के लिखा है प्रयोग, हाईलाइट करना। खरो अभ्यंग स्मृत, खर पाक जो होगा उससे जो बनाया हुआ स्नेह है वो अभ्यंग में यूज करेंगे। मृदु नस्त क्रियाशु च, मृदु हमारा जो है वो नस्य कर्म में। मध्यम पाके च पानार्थो वस्तो च, मध्यम पाक पानार्थो और बस्ते, हाईलाइट किया आपने। खरो अभ्यंग स्मृता, अभ्यंग के लिए खर पाक, नस्य अगर कर रहे हो तो मृदु पाक वाला स्नेह दो, और मध्यम पाक वाला स्नेह पीने के लिए और बस्ती के लिए दिए जाते हैं, चरक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। शारंगधर ने क्या किया? यही माना उन्होंने, खरो अभ्यंग स्मृता, मृदु का नस्य कर्म में, लेकिन मध्यम को उन्होंने बोला सर्व कर्मशु। आप लिख लीजिए या नीचे लिखा भी है ये, शारंगधर ने मध्यम पाक को सभी कर्मों में हेतु माना है, हाईलाइट करना। बाकी चरक के जैसे ही बोला, लेकिन मध्यम पाक को सभी कर्मों में यूज करने वाला बोला है। लिखिए यहीं पे सुश्रुत अनुसार मृदु, मध्यम और खर, तो एरो मतलब सीक्वेंस में लिखना है, पहले मृदु फिर उसके नीचे मध्यम फिर खर। तो सुश्रुत ने बोला मृदु के आगे लिखना भो और पा, भोपा, और मध्यम के आगे लिखना है आपने ना,
और खर के आगे लिखना है वक। भोपा नावक आपको बताया था, याद रखना है। भोपा मतलब मृदु में, मृदु पाक जो हुए हुए स्नेह है उसका भोजन और पान में यूज करते हैं। मध्यम में ना का मतलब है न फॉर नस्य, अ मतलब अभ्यंग, तो नस्य और अभ्यंग में मध्यम। खर में वक आता है, वक का मतलब वस्ती और कर्ण पूरण के लिए। तो भोपा नावक से याद रखना है, अब आगे नहीं भूलना है आपने। भोपा नावक मतलब भोजन पान, नस्य अभ्यंग, वस्ती और कर्ण पूर्ण, दो दो प्रयोग बताए हैं, मृदु, मध्यम और खर वाले के। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे स्नेह सिद्धि के लक्षण यहाँ पे बोला। आप देखना इसमें थर्ड लाइन जो लिखी है, थर्ड लाइन, यदा फेन उद्गमे तेले, हाईलाइट करना। फेन उद्गम हो तो तेल, फेन शांतिश्च सर्पिषि। सर्पी कब सिद्ध हो गया मानते हैं, जब फेन शांति हो जाती है। और तेल कब आपने मानना है कि सिद्ध हो गया, जब उसमें फेन उद्गम हो। तो हमने आपको बहुत बार लिखवा चुके हैं अभी तो, एस 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 एस, 4 बार एस लिखना है। उस एस का मतलब क्या है, पहला है सुश्रुत, दूसरा है शारंगर। सुश्रुत और शारंगर के अकॉर्डिंग सर्पी सिद्धि में शांति होती है। लिख लीजिए, सुश्रुत, शारंगधर, सर्पी और शांति। सुश्रुत के अकॉर्डिंग और शारंगधर के अकॉर्डिंग जब सर्पी सिद्ध होता है तो फेन जो है वो शांत हो जाते हैं। ठीक है, फेन उद्गम नहीं होता, यानी वो तेल में क्या बोलेंगे, फेन उद्गम। और चरक ने इसका उल्टा बताया, मतलब वो सर्पी में क्या बोलते हैं, फेन उद्गम, और तेल में फेन शांति। तो एक एक टेट्रा एस याद रखने से ही आपको याद हो जाएगा। सुश्रुत, शारंगधर, सर्पी में बोलते हैं शांति होती है फेन की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है जात्यादि घृत है। देखिए फिर मुख्य घटक इसका जाति पत्र है, अन्य घटक तुथ्य भी है हमारा। व्रण में बोला है, मुख्य घटक जाति पत्र। नेक्स्ट है त्रिफला घृत, नेत्र रोगों में उपयोगी है। ब्राह्मी घृत भाव प्रकाश ने अपस्मार में बोला है, मुख्य घटक जिसका ब्राह्मी होगा। नेक्स्ट 298 पेज पे देखेंगे आप, महानारायण तेल, तो भैषज रत्नावली में वात व्याधि में दिया है तिल तेल जिसका मुख्य घटक है। फिर महामाश तेल है हमारा, नेक्स्ट चक्रदत्त ने वात व्याधि में। फिर महामाश तेल स आमिष जो है वो वात व्याधि में बोला। बला तेल हमारा शारंगर ने सूतिका रोगों में। नेक्स्ट षड बिंदु तेल को हाईलाइट करना, पंचगुण तेल लिखा है पहले, फिर षड बिंदु तेल को आप हाईलाइट करना भैषज रत्नावली के अकॉर्डिंग शिरो रोगों में। और षड बिंदु तेल का हमारा मुख्य घटक भृंगराज स्वरस है। इससे होगा क्या, सुपर्ण दृष्टि प्रतिमश्च, यानी प्रयोग से नेत्र जो होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, गरुड़ के जैसे हो जाते हैं। फिर इरी मेदादी तेल है वो दंत रोगों में है हमारा। नेक्स्ट अपामार्ग क्षार तेल कर्ण रोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आसव अरिष्ट निर्माण परीक्षा, नीचे लिखा है देखेंगे आप। पात्र में शब्द नहीं सुनाई देता, संधान पात्र के मध्य में जलती दिया स्लाई ले जाने पर उसका जलते रहना। तो ये जब आप फर्मेंटेशन के लिए कोई प्रोडक्ट रखते हो, यानी आसव अरिष्ट बनने के लिए रखते हो, तो उसके लिए परीक्षाएं हैं, ये नहीं पूछी जाती हैं। इसमें देखना, सामान्यतः आसव अरिष्टों के निर्माण के 1 वर्ष पश्चात उनका यूज करना चाहिए। आसव जो होता है अपक्व जल से निर्मित होता है। अपक्व का मतलब क्या, उसको आप अग्नि पर गर्म नहीं कर रहे हो, उबाला नहीं, आपने क्वाथ फॉर्मेशन नहीं किया, तो वो अपक्व जल है। अरिष्ट में आप क्वाथ निर्माण करके फिर उसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए रखते हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कुछ प्रमुख आसव कल्पनाएं हैं, जैसे अरविंद आसव है, अहिफेन आसव, शीर आसव, कुमारी आसव है, कर्पूर, कस्तूरी, चंद्रन, रौद्र, इनसे आसव कल्पनाएं बनाती हैं। फिर है हमारा अरिष्टों के अनुक्त मान पे, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। मतलब अनुक्त मान का मतलब जब आसव अरिष्ट बनाते हुए इन द्रव्यों का प्रमाण न बताया हो कि कितना लेना है, तब ये नॉर्मल लेना है आपको। कितना द्रव लेना है, 1 द्रोण। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए चारों पॉइंट्स। द्रव जो है वो 1 द्रोण लेना है, गुड़ अगर लेना है तो 1 तुला लेना है, शौद्र गुड़ से आधा मतलब आधा तुला, और प्रक्षेप द्रव्य गुड़ का 1/10 पार्ट, एक जो है वो 10वां भाग उसका लेना है। हाईलाइट कर सकते हैं आप ये चारों पॉइंट्स। अगर द्रव बताया ना हो, वैसे जब आसव अरिष्ट हम पढ़ते हैं मूल संहिताओं से, तो उन्होंने प्रमाण लिखा होता है कि इतने प्रमाण में द्रव्य लेने, इतना गुना इनसे जल लेना है, उनको ऐसे पकाना है, ऐसे फर्मेंटेशन के लिए रखना, वो बताया है। लेकिन जब अनुक्त है, जब बताया नहीं है कहीं पे, तब आपको द्रव 1 द्रोण, गुड़ 1 तुला, गुड़ से आधा लेना है क्षौद्र, और गुड़ से 10वां भाग लेना है प्रक्षेप द्रव्य।
नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 299 पेज नंबर पे सुरा के बारे में लिखा। सुरा क्या है? हमारा यव, गेहूं, चावल आदि अन्न को जल में पकाकर संधानोपरांत डिस्टिलेशन से प्राप्त जो द्रव्य है। गुण क्या है? स्तन्य क्षय और रक्त क्षय में उपयोगी है, हाईलाइट करना। सुरा क्या है? अगर किसी को स्तन्य का क्षय है और रक्त क्षय हो गया उसके लिए दी जाती है। फिर इसके कुछ पॉइंट्स बताए हैं। जो सुरा है उसमें भी क्या क्या पॉइंट्स होंगे या क्या क्या पार्ट होते हैं, नीचे देखना आप। प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक और वक्कस लिखा है यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हैं प्रकाजमेव। प्रसन्ना के आगे लिखना प्र। कादम्बरी के आगे आपने लिखा का, प्र का। जगल के आगे लिखा ज। मेदक के आगे लिखा है मे, और वक्कस को हाईलाइट किया उसके आगे लिखा है व। तो प्रकाजमेव 299 पेज पे गोविंद पारिक में अब हम पढ़ रहे हैं सुरा। जो हमारा जो सुरा है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, तो प्रसन्ना सबसे ऊपर का भाग, फिर उससे नीचे कादम्बरी होता है, फिर उससे नीचे जगल, उससे नीचे मेदक और सबसे लास्ट में वक्कस होता है, यानी सुरा बीज जो हम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा वारुणी। एक पॉइंट छोड़ के देखना, वारुणी को हाईलाइट करना। वारुणी या नीरा क्या होती है? ताड़ या फिर खजूर से प्राप्त होता है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन एक बार। ताड़ वृक्ष जो है या खजूर है उससे प्राप्त करके जो हम बनाते हैं उसको फर्मेंट करके, वो वारुणी या फिर नीरा कहलाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 2-3 पॉइंट छोड़ के लिखा है सारस्वतारिष्ट, हाईलाइट करना। सारस्वतारिष्ट आपने हाईलाइट किया। भेषज रत्नावली में रसायन बताया, प्रमुख घटक उसका ब्राह्मी है। नेक्स्ट है द्राक्षारिष्ट, तो शारंगधर ने उरक, शत, काश और श्वास में। अर्जुनाद्य अरिष्ट जवो या पदार्थारिष्ट, ये भेषज रत्नावली ने हृदय रोगों में। फिर है नेक्स्ट अशोकारिष्ट हमारा स्त्री रोग या प्रदर में। कुमार्य आसव हमारा है उदर रोग, नष्टार्तव या कृच्छार्तव में। फिर आसव अरिष्ट का खट्टापन दूर करने के लिए, हाईलाइट करना इसको। आसव अरिष्ट का खट्टापन दूर करने हेतु मिलाए जाने वाला द्रव्य क्या है? हमारा टंकण और गुड़ मिलाते हैं। आसव अरिष्ट क्या? फर्मेंट हो रही है कोई चीज। आप सोचिए दही को, दधी जो होती है आपने तो देखा ही होगा, दधी अगर आप बहुत टाइम के लिए ऐसे रख दो, अभी आपने जम गया है दही, नया जमा हुआ है, उसको आप बाहर ऐसे ही रख दो कुछ दिनों के लिए, एक दिन के लिए भी रख देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है। देखते हैं ना उसमें कितनी ज्यादा खट्टास आती है, आपको सिर्फ स्मेल से ही पता चल जाता है कि कितनी खट्टी होगी ये दही। तो आसव अरिष्ट की भी आप फर्मेंटेशन तो आप कितने दिनों तक करते हैं, तो उनका खट्टापन दूर करने के लिए उसमें टंकण और गुड़ को ऐड किया जाता है, हाईलाइट किया आपने। फिर चंदन आसव है वो शुक्र मेह में। नेक्स्ट फिर राग शार्डव बोला है क्या है, खंड क्या है, कामलिक, इनके बारे में बोला। नेक्स्ट आइए आप 300 पेज नंबर पे। चरक के अकॉर्डिंग लिखा है तक्र कल्पना में रुक्ष तक्र होती है, एक अर्ध स्नेहयुक्त और पूर्ण स्नेहयुक्त होती है, ठीक है। ये सब देखा है हमने। आप देखना तक्र के गुण, तक्र के गुण देखना। देखिए इसके बाद सुश्रुत वाला पॉइंट फिर भाव मिश्र का है, उसमें है तक्र के गुण हाईलाइट करना। उष्ण वीर्य, तक्र जो होती है वो उष्ण वीर्य है, मधुर विपाक है, स्नेह व्यापक नाशक है, अवृश्य। कफ और वातज व्याधियां हाईलाइट करना। सीसीआरएस में पूछा गया था ये कि किन व्याधियों के लिए तक्र का प्रयोग करते हो, तो वात और कफज विकारों के लिए श्रेष्ठ है वो, यानी वात और कफ विकार के लिए यूज करते हैं, उष्ण वीर्य होती है। और चरक की लाइन लिखी है, न अस्ति तक्रात परम किंचिद औषधम कफ वातजे। कफ वातज विकारों में तक्र से अच्छी या तक्र जैसी कोई औषध नहीं, ये आचार्य चरक ने अर्श जो अध्याय है उसमें वर्णन किया था। आप ब्रैकेट में लिख लेना अर्श। फिर नेक्स्ट है हमारा दोषानुसार तक्र का सेवन। अगर वातज रोग है तो अम्ल तक्र लेनी है सैंधव मिलाकर। पित्तज रोग में मधुर तक्र लेनी है शर्करा। कफज रोगों में हाईलाइट करना तक्र के साथ क्या, त्रिकटु दिया है आपने और यवक्षार। ये कैसे याद रहेगा? पित्तज है तो पित्त का शमन करने वाला मधुर होता है, तो आपने मीठी ही तक्र लेनी है और उसमें शर्करा मिला के ले लिया। कफज विकारों में आप तीक्ष्ण द्रव्य डालते हो तो त्रिकटु और यवक्षार। वातज में आपने क्या है, सैंधव डाला है। अम्ल रस है तो वो वात का शमन करने वाला होगा। लवण भी वात का शामक है तो अम्ल तक्र सैंधव के साथ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे दशांग लेप लिखा हुआ है, लेप के पर्याय में लिप्त आलेप। दशांग लेप को हाईलाइट करना, विसर्प रोगाधिकार में है दशांग लेप। इसमें शिरीष है हमारा, यष्टि मधु है, तगर है, रक्त चंदन, एला,
जटामांशी, निशाद्वयम, कूट व सुगंध बाला। तो ये आप इनके कंटेंट याद कर सकते हैं, इस बार पूछा हुआ था इसमें क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा द्रव्य दशांग जो है उसके घटक द्रव्य है या नहीं, इस तरीके से। तो कौन सा है? शिरीष, यष्टि मधु, तगर, रक्त चंदन, एला, जटामांशी, निशाद्वय, कूट और सुगंध वाला। ठीक है। फिर योग रत्नाकर में सर्वप्रथम मलहर शब्द का वर्ड आया है। दशांग धूप काश्यप संहिता में बताई गई है। इसमें तगर, भल्लातक और कूट सदृश विष द्रव्य होते हैं। दशांग धूप काश्यप ने बताई है। दशांग लेप हमारा विसर्प रोगाधिकार में वर्णन किया गया है। तो ये 300 पेज नंबर तक हो गया।